तो जैसा दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स के मतलब चैप्टर वाइज आपको आंसर सही बताऊंगा। 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर एक लेसन का, मतलब पहले लेसन का, दूसरे लेसन का, तीसरे लेसन का, चौथे लेसन का, सभी लेसनों का कम से कम एक लेसन से 14 लेसन जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, एक लेसन से लेकर के 14 लेसन तक फिजिक्स के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको आंसर के साथ बताएंगे मेरे भाई। अगर आपने वीडियो क्लिक कर दिया है तो वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि ये वीडियो आज आपके लिए कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को लिखने के लिए मुझे मेरे भाई 4 से 5 घंटा लग गए हैं, अब आप समझ सकते हो। तो कोई बात नहीं, लेकिन आज की इस वीडियो को पूरा देखना है, क्योंकि आपको आंसर के साथ बताया जाएगा और सभी चैप्टर वाइज। सबसे बड़ी बात तो ये है, ठीक। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है जो कि कई बार पूछा चुका है, इंपॉर्टेंट के दृष्टि से है। 3 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक। कभी कभी 3 नंबर में आता है, कभी कभी 2 नंबर में आता है, लेकिन इंपॉर्टेंट तो है ना। चलिए क्या लिखा है कि विद्युत बल संबंधी कूलाम का नियम लिखिए। विद्युत बल संबंधी कूलाम का नियम लिखिए, ये रहा क्वेश्चन। आंसर आपको इतना लिखना है, ज़्यादा कुछ नहीं इसमें करना है। लिखना क्या है, इस नियम के अनुसार 2 बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल उनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी की वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे हम विद्युत बल संबंधी के कूलाम का नियम कहते हैं। ज़्यादा इसमें और कुछ नहीं करना है, मैं भी बता दूं, इसमें और कुछ भी नहीं करना है। मैं इतना आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, इतना आपको 2 से 3 बार आप पढ़ते हो, गारंटी है आपको याद हो ही जाएगा। और इसमें और कुछ भी नहीं करना मेरे भाई, ठीक। जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे आपको नोट कर लेना है और याद कर लो, इससे आसान और कहीं मिलेगा भी नहीं आपको। तो पहला मैंने पहले आपको बता दिया। चलिए अब बात करता हूँ दूसरा नंबर क्वेश्चन, और न्यूमेरिकल भी इसमें बताऊंगा, पूरा चीज़ देखते रहिए। तो क्वेश्चन क्या लिखा है, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा लिखिए। विद्युत फ्लक्स की परिभाषा तथा मात्रा लिखिए। क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं तथा इसकी परिभाषा और मात्रा लिखिए। तो देखिए आंसर क्या लिखना है कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली विद्युत बल की रेखाओं को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। विद्युत फ्लक्स को किससे लिखते हैं, फाई ई से। सूत्र क्या होता है, फाई ई बराबर ई ए, और कभी कभी कॉस थीटा होता है, वो सवाल की कंडीशन पर लगाया जाता है कॉस थीटा, ठीक। तो यहाँ पर आपको परिभाषा क्या लिखना है, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा तथा मात्रा लिखिए, ये रहा क्वेश्चन। आंसर आपको ये लिखना है कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं का विद्युत फ्लक्स कहते हैं। फाई ई बराबर ई ए। मात्रा की बात की जाए तो मात्रा क्या लिखना है मेरे भाई कि न्यूटन से मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, या फिर इसका दूसरा मात्रा क्या होता है, वोल्ट से मीटर। ये भी आप बोल सकते हैं न्यूटन से मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, या फिर आप बोल सकते हो वोल्ट से मीटर। ये रहा आपका विद्युत फ्लक्स, जैसा कि दूसरा नंबर क्वेश्चन है ना। ये भी इंपॉर्टेंट है परीक्षा दृष्टि से, पहले लेसन का है, पहले लेसन का। चलिए अब बात करता हूँ तीसरा नंबर क्वेश्चन। क्या है तीसरा नंबर क्वेश्चन लिखा है गॉस का नियम। जी हाँ, सो गॉस का नियम किससे कहते हैं, गॉस के नियम को परिभाषित कीजिए, ये रहा क्वेश्चन, ठीक। ये 3 नंबर का है। देखिए आपका 5 नंबर में क्या आता है या 8 नंबर में क्या आता है कि जब गॉस का नियम तथा उसका निगमन कीजिए। जब निगमन बोला जाएगा तब आपका 5 नंबर में आएगा। जब बोला जाएगा गॉस का नियम लिखिए या प्रमेय लिखिए, तो वो आपको मेरे भाई 3 नंबर में दिया जाएगा, ठीक। तो क्या लिखा है, गॉस की प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स। मैंने क्या बोला, गॉस की प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर लगे कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। इससे हम गॉस का नियम कहते हैं, गॉस का प्रमेय कहते हैं। ये रहा 3 नंबर का। 5 नंबर में आपको क्या करना रहता है, सूत्र को निगमन करना रहता है, तो डेरिवेशन जिसे बोलते हैं। लेकिन डेरिवेशन यहाँ नहीं है, मैंने बता रखा हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, चाहो तो देख लेना, लेकिन इस वीडियो को पहले पूरा देखो तो यार, ठीक। सूत्र क्या होता है, फाई ई बराबर Q/ε0। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो चलो मैं समझा दे रहा हूँ उसको फिर से। क्या लिखा है, गॉस के प्रमेय के अनुसार, इसको आपको याद नहीं करना, आपको समझना है। क्या लिखा है, किसी बंद पृष्ठ, देखिए ये कोई कैसा पृष्ठ है, ये पृष्ठ कैसा है, बंद। क्या लिखा है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला, कुछ ऊपर से हम गुजार दिए, चलो ये कोई एक लकीर गुजार दिया। अब इसे आप क्या पढ़ोगे, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला, ठीक। कुल विद्युत फ्लक्स का मतलब होता है, यहाँ पर ई लगा दो बस, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स है ना, उस पृष्ठ, ये इसका मतलब होता है बराबर, उस पृष्ठ से है ना, उस पृष्ठ पर लगे कुल आवेश को लिखते हैं क्यू से। का मतलब होता है गुणा, आपने पढ़ा होगा कक्षा 8 या 9 में, का मतलब होता है गुणा, ठीक। इधर क्या लिखा है, 1/ε0 गुना होता है। तो ये आप इस सूत्र से आप याद कर सकते हो कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश क्यों का 1/ε0 गुना होता है। इसे हम गॉस का प्रमेय कहते हैं। बहुत सिंपल है यार, इससे आसान और क्या ही मिलेगा। चलिए अब बात करता हूँ चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन लिखा है कि रेखीय आवेश घनत्व से क्या तात्पर्य है। मतलब चौथा नंबर क्वेश्चन ये लिखा है कि रेखीय आवेश घनत्व से आपको क्या तात्पर्य है। सारे के सारे अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, ठीक। ये लिखा है रेखीय आवेश घनत्व से आप क्या तात्पर्य है, इसका आंसर बताइए, ठीक। तो ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट दृष्टि से है, परीक्षा दृष्टि से। इसका आंसर क्या हो जाएगा, किसी तार के प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश की मात्रा। मैंने क्या बोला, किसी तार के प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश की मात्रा का रेखीय
आवेश घनत्व कहते हैं, है ना। ये क्या है, लैम्डा बराबर होता है क्यू अपान आई। आई को बोलते हैं धारा, क्यू को बोलते हैं आवेश, ठीक। और इसको क्या बोलते हैं कि देखिए आवेश घनत्व लैम्डा को, ठीक। अब बात की जाए इसका मात्रा का, मात्रा क्या हो जाएगा हमारा, इसका मात्रा हो जाएगा कूलाम प्रति मीटर। तो जैसे कि मैंने वह चौथा नंबर बता दिया, देखिए परिभाषा को आपको याद तो करना ही पड़ेगा, इसमें वो शॉर्टकट तरीका नहीं है। क्या लिखा है, किसी तार के प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश की मात्रा का रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। मात्रा का रहा कूलाम प्रति मीटर, लैम्डा बराबर क्यू अपान आई। क्यों क्या है, आवेश है, आई क्या है, धारा है। चलिए अब बात करता हूँ 5 नंबर क्वेश्चन। क्या लिखा है 5 नंबर, ये लिखा है कि एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का व्यंजक लिखिए। व्यंजक लिखिए, ये 3 नंबर में आया है। अगर बोला जाता है कि व्यंजक ज्ञात कीजिए तो आपको 5 नंबर में आता है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, लिखिए कह रहा है। एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का व्यंजक लिखिए। ये 3 नंबर का या 2 नंबर में आता है, ठीक। अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो इसका सूत्र क्या होता है, व्यंजक बल आघूर्ण का, बल आघूर्ण टाउ बराबर होता है पी ई साइन थीटा, ठीक। टाउ को क्या लिखते हैं, बल आघूर्ण, पी को क्या लिखते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक। ई को क्या लिखते हैं, विद्युत क्षेत्र, और साइन थीटा जो होता है सवाल के कंडीशन के हिसाब से रहता है, ठीक। तो उस पर आप चिंता न करिए। थीटा मतलब होता है यहाँ पर मान दिया जाएगा, ठीक। तो ये रहा 5वां नंबर क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट है। इस तो आपका सूत्र रहा, सूत्र आपको समझ लेना है कि बल आघूर्ण बराबर सूत्र क्या होता है, वही सूत्र याद कर लेना है। बाकी कोई दिक्कत हो ना तो बताना मेरे भाई, ठीक। तो अब कोई दिक्कत तो है नहीं, 5वां नंबर भी आपका कंप्लीट हो गया। चलिए अब बात करता हूँ 6वां नंबर क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं 6वां नंबर क्वेश्चन क्या है। 6वां नंबर लिखा है कि यदि 2 आवेशित कणों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाले बल का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये एक प्रकार से सवाल है। क्या लिखा, 2 आवेशित बीच की दूरी, देखिए तो एफ कर्मानुपाती क्या होता है, 1/r², जो कि एफ कर्मानुपाती बटे, अब देखिए आर का मान क्या लिखा है, आर दूरी कितनी है, आधी, मतलब 1/2 लिखा है, ठीक। तो वही 1/2 मतलब क्या होता है, यहाँ पर r/2 कर दिया, r क्यों इसलिए कर दिया क्योंकि दूरी जो है इसकी आधी हो जाएगी, तो r/2 ये क्या है ना, बीच की दूरी को आधी कर दिया है। तो वही दूरी मतलब r को क्या किया जाए, r/2 कर दिया है, और लगा दिया स्क्वायर यहाँ को जैसे स्क्वायर लग गया, ठीक। देखिए एफ समान एफ है ना कर्मानुपाती क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा r², 2 दूना हो जाएगा 4, एफ बराबर क्या हो जाएगा, ये 4 ऊपर चला जाएगा तो 4/r² हो जाएगा, ठीक। अब क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर आपका एफ डैश बराबर क्या हो जाएगा, 4f हो जाएगा। ये रहा आपका 6वां नंबर क्वेश्चन, बस इतना ही करना था, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक। चलिए आया हुआ क्वेश्चन है, अगले साल नहीं आया है, 2-3 सालों से नहीं आया, लेकिन 2018 क्वेश्चन है। ये तो केवल आपको तैयार कर लेना है, क्योंकि ये बहुविकल्प में आ जाता है कभी कभी, ठीक। ये बहुविकल्प के लिए हो जाता है। चलिए बात करता हूँ 7वां नंबर क्वेश्चन। बात करते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है। 7वां नंबर लिखा है निर्वात की विद्युतशीलता ई एप्सिलॉन नॉट का मात्रक व बीमा लिखिए। तो मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन से मीटर स्क्वायर। मैंने क्या बोला कि निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक लिखिए या बीमा लिखिए। ये बहुविकल्प में भी आ जाता है, खासकर तो बहुविकल्प में पूछा वाला क्वेश्चन है। तो आपको मात्रक लिखना है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन से मीटर स्क्वायर, या भी ये तो इसको चाहे आप इस तरह लिखिए चाहे आप इस तरह लिखिए, बात एक ही है भाई। चाहे कान इधर पकड़ो चाहे कान उधर पकड़ो, दर्द तो होने होना, तो वही चाहे इधर बोलो चाहे इसको बोलो, लेकिन समझना दोनों चीज़ अलग अलग, दोनों चीज़ समझना जरूरी है। बीमा की बात की जाए तो m की घात माइनस के 1, l की घात माइनस के 3, t की घात 4, a की घात स्क्वायर। ये रहा दोनों तरफ से ब्रेकर लग गया। 7वां का 7वां नंबर पे आपका कंप्लीट हो गया। ये 2 नंबर में पूछा जाता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, और जब 2 नंबर में नहीं आता तो 1 नंबर में तो बिल्कुल आता है, ठीक। बहुविकल्प में तो 7वां नंबर पे कंप्लीट। अगर आप चाहते हो कि हमें ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो मिलता रहे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी पर, तो कमेंट करते रहिए और सब्सक्राइब वगैरह कर लेना है, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी भी तो बनती है यार। चलिए समझदार होंगे, समझ गए होंगे मेरे भाई। अब हम बात करते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं लेसन दूसरा, मतलब पार्ट दूसरा क्या है, इसका नाम क्या है, स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता। जी हाँ दोस्तों, लेसन जो दूसरा है उसका नाम है स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता, ठीक। तो इसका 8वां नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक लिखिए। जी हाँ दोस्तों, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के सूत्र लिखिए। मैंने क्या बोला, इसका केवल सूत्र लिखने के लिए बोला जा रहा है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र क्या होता है, सूत्र हो जाएगा C बराबर K A एप्सिलॉन नॉट बटे D। अब रही बात कि K क्या है मेरे भाई, K आपका क्या है, पराविद्युतांक, ठीक। तो यही आपको समझ के चलना है। D क्या है, उस पर दूरी है, A वगैरह आपका जो है कि क्या बोलते हैं, A से क्षेत्र दोनों है ना, एक बिंदु से 2 बिंदु के बीच में वो क्षेत्रफल है। तो ये इतना ही करना है कि इसका सूत्र लिखने को बोला जाएगा तो आपको ये लिख देना है। और सी क्या है, ये समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता है, ये एप्सिलॉन नॉट तो जानते हो, ठीक। कि आपका क्या जगह पराविद्युतांक है। चलिए 8वां नंबर भी कंप्लीट, कोई कन्फ्यूजन होगा बता देना यार। चलिए अब हम बात करता हूँ 9वां नंबर क्वेश्चन क्या है। 9 नंबर ये क्या है, किसी समांतर प्लेट संधारित्र में पराविद्युतांक पदार्थ भर देने पर धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये 9वां नंबर क्वेश्चन है, ठीक। इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, C बराबर K इंटू A एप्सिलॉन नॉट बटे D। C समानुपाती K के, है ना, जब ये चिन्ह हटेगा तो यहाँ पर आपका वो तो C समानुपाती K के मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जब आप पराविद्युतांक बढ़ाओगे
तो भाई धारिता बढ़ेगी। जब धारिता बढ़ा होगा तो पराविद्युतांक बढ़ेगी। इसका कहने का मतलब ये हुआ पराविद्युतांक बढ़ेगा, पराविद्युतांक बढ़ेगा तो धारिता भी आपकी बढ़ेगी। ये रहा 9वां नंबर क्वेश्चन। चलिए अब बात करता हूँ 10वां नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 10वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है कि आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र के लिए प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व का सूत्र लिखिए। आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के लिए प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व का सूत्र लिखिए। तो ये क्या हो जाए, ऊर्जा घनत्व सूत्र क्या होता है, यू इन बराबर 1/ε0 E²। ई क्या है, विद्युत क्षेत्र है। यू ई क्या है, स्थितिज ऊर्जा है। ठीक, स्थितिज ऊर्जा किसके बोलते हैं, यू ई से। ठीक है भाई, 10वां नंबर भी आपका कंप्लीट। चलिए अब बात करता हूँ 11वां नंबर क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं 11वां नंबर क्वेश्चन क्या है। 11वां नंबर लिखा है कि पराविद्युत पदार्थ क्या है। पराविद्युत पदार्थ क्या है, इससे आपको समझाना होगा। ठीक, इसका आंसर क्या लिखना है कि ऐसे पदार्थ जो अपने में से विद्युत धारा को प्रभावित नहीं होने देते हैं। मतलब क्या लिखा है, ऐसे पदार्थ जो अपने में से विद्युत धारा को प्रभावित नहीं होने देते हैं लेकिन विद्युत प्रभाव दर्शाते हैं, उन्हें पराविद्युत पदार्थ कहते हैं। जैसे मोम हो जाएगा, कागज हो जाएगा, तेल हो जाएगा, कांच हो जाएगा आदि। ये सब क्वेश्चन, ये सब क्या है, एग्जाम्पल इसका है ना, पराविद्युत पदार्थ के। तो ये भी आपको तैयार कर लेना है। चलिए अब बात करता हूँ 12वां नंबर क्वेश्चन। तो अब हम बात करते हैं लेसन तीसरा, मतलब पार्ट जो आपका चैप्टर है तीसरा है, उसका नाम क्या है, विद्युत धारा। जी हाँ, ये इसमें से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2-2 नंबर वाले। तो 12वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि आवेशित कण के अनुगमन वेग तथा धारा घनत्व में क्या संबंध है। ये रहा क्वेश्चन, ये 2 नंबर का है। ठीक, कि आवेशित कण के अनुगमन वेग तथा धारा घनत्व में क्या संबंध है। तो जे बराबर क्या हो जाएगा, NEVD हो जाएगा। अब देखिए आपको यहाँ पर जे रोक लेना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा I/A। आई बराबर क्या होता है मेरे भाई, आई बराबर आपका होता है NEAVD। ठीक, जो कि आपको यहाँ पर लिख दिया मैंने पहले से NEAVD, और जो कि नीचे ए है ही है, ए आपने रखा, ए से ए आपका कैंसिल हो जाएगा, तो जे बराबर क्या आ जाएगा, NEVD। देखिए ये आपका 2 नंबर का आता है, ये अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन है। जब इसमें आपका पूछा गया इसका संबंध निगमन कीजिए, जहाँ पर लिखा रहेगा निगमन, ठीक, तो आपका 5 नंबर हो जाएगा। तो उसको आपको अच्छे से लगाना पड़ेगा। तो ध्यान रहे, इसमें आपको ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है। ये 2 नंबर का क्वेश्चन। ठीक, तो 12वां नंबर भी आपका कंप्लीट। चलिए अब 13 नंबर क्वेश्चन लिखा है, आप देख सकते हैं, लिखा है कि धातु के किसी तार की लंबाई खींचकर दोगुनी कर दी जाए। कोई धातु है, उसकी तार की जो लंबाई खींचकर दोगुनी कर दी जाए तो तार का नया प्रतिरोध कितना होगा, उसका नया प्रतिरोध क्या हो जाएगा। तो ये एक सूत्र होता है कि नया प्रतिरोध 4 गुना हो जाएगा। मतलब ये होता है, सूत्र इसका क्या है कि नया प्रतिरोध बराबर n² गुणे पुराना प्रतिरोध, जहाँ की n क्या है, लंबाई है। ये एक प्रकार से सूत्र बनना है। ठीक, ये नया प्रतिरोध 4 गुना हो जाएगा, है ना। मतलब कि नया प्रतिरोध बराबर n² गुणे पुराना प्रतिरोध। तो ये भी आपको तैयार करना है, इसमें आपको कुछ करना नहीं, ये सूत्र केवल आपको याद करना है बस। ठीक, चलिए अब बात करता हूँ 14 नंबर क्वेश्चन लिखा है। 14 नंबर लिखा है गतिशीलता किसे कहते हैं। गतिशीलता से आप क्या समझते हैं, गतिशीलता के बारे में कुछ समझाना होगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर क्वेश्चन है। ठीक, तो क्या लिखा है, किसी चालक के अनुगमन वेग तथा विद्युत क्षेत्र के अनुपात को गतिशीलता कहते हैं। ठीक, ये रहा इतना ही परिभाषा, ये 2 नंबर करता है। देखिए मैं आज 2 नंबर वाले और 3 नंबर वाले क्वेश्चन बता रहा हूँ पूरे किताब के। ठीक, किसी चालक के अनुगमन वेग तथा विद्युत क्षेत्र के अनुपात को गतिशीलता कहते हैं, जो कि U बराबर क्या होता है, VD/E। VD क्या है, अनुगमन वेग है। ठीक, तो ये भी आपका कंप्लीट 14 नंबर भी। चलिए अब हम बात करता हूँ 15वां नंबर क्वेश्चन क्या है। 15वां नंबर क्वेश्चन मतलब क्या है, आपका चौथे लेसन में आ जाइए। चौथे लेसन क्या है, गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व। इस लेसन के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपको बताएंगे, वो 2 नंबर वाले हैं। ठीक, 15 नंबर क्वेश्चन क्या है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति करते हुए आवेशित कण पर लगने वाले बल का सूत्र लिखिए। जो कि क्या मैंने बोला कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति करते हुए आवेशित कण पर लगने वाले बल का सूत्र लिखिए। ठीक, तो बल का सूत्र मतलब F बराबर क्या हो जाएगा, सूत्र QV sin θ। अब रही बात कि सर क्यों क्या है, तो क्यों आपका कण का आवेश है चाहे कण पर आवेश है। ठीक, V आपका क्या है, तो कण का वेग है चाहे कण पर वेग है। ठीक, ध्यान रहे कण का वेग है। B आपका क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। अब साइन थीटा कहाँ गया, तो साइन थीटा आपके सवाल की कंडीशन जो रहेगा ना उसी के आधार पर लगाया जाता है। जैसे कि आपका थीटा का मान उसमें अगर दिया गया 30 अंश सपोज डेट, तो यहाँ पर आपको फिर यहाँ साइन थीटा लगना शुरू हो जाएगा। ठीक, समझ जाना कि भाई यहाँ क्यू का मान दिया जाए, बी का मान दिया है, बी का मान दिया है, तो थीटा का मान दिया, तो समझ जाना कि ये सूत्र लगेगा कि F बराबर QV sin θ। ये रहा 15 नंबर क्वेश्चन चौथे लेसन का, जिसका नाम है गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व। 2 नंबर का क्वेश्चन था मेरे भाई। ठीक, ध्यान रहे 2 नंबर का। तो आज मैं आपको 2 नंबर वाले और 3 नंबर वाले क्वेश्चन बता रहा हूँ। तो चाहते हो कि हमें ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो मिलता रहे तो सब्सक्राइब वगैरह कर लेना है। ठीक, चलिए अब बात करता हूँ 16 नंबर क्वेश्चन।
ठीक। तो अब 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, 16 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल का सूत्र लिखिए। ये रहा 2 नंबर का क्वेश्चन, आपसे केवल सूत्र पूछा जाएगा। ठीक, ये केवल आप सूत्र लिख दीजिए बस। तो लिखा क्या है कि दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल का सूत्र लिखिए। ये देख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने ऑलरेडी पहले लिख करके रख दिया। सूत्र क्या होता है, F/L। अब रही बात कि F क्या है, L क्या है, ये भी सब कुछ बताऊंगा पूरा। देखो तो F हो जाएगा L बराबर U0/2π I1 I2/R। या फिर आपको या फिर आप ये भी लिख सकते हो F बराबर U0/2π, ब्रैकेट के अंदर क्या लिख सकते हो I1 I2/R। यहाँ क्या लिख सकते हो L जब आपको तभी लिखना होगा जब कुछ दूरी वगैरह दिया रहेगा। ठीक, लेकिन आपको ये भी लिख सकते हो, चाहे भी लिख सकते हो, बात एक ही है। अब देखिए F क्या है, तो आपका धारावाही चालक पर लगने वाले बल है। L क्या है, ये L इधर रहा, इधर कर दिया। ठीक, इसमें कोई बात नहीं है। L क्या है, जो यहाँ पर लंबाई है U0/2π, ये तो आपका ऑलरेडी सरकारी चीज़ है, इसको रखना ही पड़ेगा। I1 पहला धारा है, I2 दूसरी धारा है, R क्या है, दूरी त्रिज्या है उसकी। ठीक, तो 16 नंबर भी इंपॉर्टेंट था, ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत मतलब 2 नंबर वाला क्वेश्चन है। ठीक, तो तैयार वगैरह कर लेना है। और इससे ज़्यादा जरूरी तो ये है कि उसका निगमन वाला क्वेश्चन। ठीक, निगमन और मैंने बता रखा है, नहीं पा रहे हो तो लिंक वगैरह लगी है, निश्चित रहिए आप कमेंट करते हो तो इसके ऊपर भी वीडियो आ जाएगी। ठीक, ये सूत्र याद होना चाहिए। ठीक, चलिए अब बात करता हूँ 17 नंबर क्वेश्चन, जो कि 5वां लेसन है। कौन सा लेसन है, 5वां, जिसका नाम क्या है, चुंबकात्मक द्रव। ये 5वें लेसन का है मेरे भाई, चुंबकात्मक द्रव। जो कि 17 नंबर क्वेश्चन क्या है कि चुंबकीय यमोत्तर की परिभाषा दीजिए। चुंबकीय यमोत्तर की परिभाषा दीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, किसी स्थान पर अपने गुरुत्व केंद्र से स्वतंत्रता पूर्वक लटकाई गई चुंबक के चुंबकीय अक्ष से गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर तल को चुंबकीय यमोत्तर कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, यार काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये 2 नंबर का क्वेश्चन आता है कि चुंबकीय यमोत्तर से आप क्या समझते हैं, परिभाषित कीजिए। तो आपको लिखना क्या है, किसी स्थान पर अपने गुरुत्व केंद्र से स्वतंत्रता पूर्वक लटकाई गई चुंबक के चुंबकीय अक्ष से गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर तल को चुंबकीय यमोत्तर कहते हैं। तो 17 नंबर भी मेरे भाई कंप्लीट हो गया। ठीक, चलिए अब बात करता हूँ 18 नंबर क्वेश्चन क्या है। 18 नंबर ये लिखा है, किसी चल कुंडली धारावाही नहीं, धारामापी का एमीटर और वोल्ट मीटर। ठीक, एमीटर और वोल्ट मीटर में रूपांतर कैसे किया जाता है, कि जो इसका मतलब कैसे किया जाता है, कहना तो यह है कि जो किसी चल कुंडली धारामापी का एमीटर जो होता है वोल्ट मीटर में रूपांतरण होता है, कैसे भेजा जाता है। तो वो लिखना क्या है कि धारामापी को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है, बस श्रेणी क्रम में जोड़ना होता है। यहाँ पर आपको समांतर क्रम लिखना है, श्रेणी क्रम, यही इसका कंडीशन है। 18 नंबर कंप्लीट। चलिए अब बात करता हूँ 19 नंबर क्वेश्चन क्या है। देखिए 5वें लेसन में 2 ही 3 क्वेश्चन थे, जो कि 17 18, बाकी 19 नंबर जो है मतलब ये 2 नंबर वाले क्वेश्चन है, सब आती लघुत्तरी है, कोई 2 नंबर वाला तो कोई 3 नंबर वाला। ये लेवल साथ से बताते चलता हूँ नंबर भी आपको। जैसे ये क्वेश्चन क्या है, 19 नंबर 2 नंबर का है, लेकिन ध्यान है कौन से लेसन का है, 6वें लेसन का है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण नाम का है। जो 6वां लेसन आपका यही तो नाम है ना, कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण। इसका जो मैंने पहला 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, मतलब इसका पहला क्वेश्चन क्या है कि चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक व बीमा लिखिए। ये ज़्यादातर दोस्तों आपका उसमें पूछता है, बहुविकल्पी में 1 नंबर में आता है ना, या फिर 1 नंबर में नहीं आता है तो ये 2 नंबर में तो पक्का आता है। देखो इसी तरीके का क्वेश्चन पूछता है, और क्या ही पूछाएगा तुम्हें बताओ। फिजिक्स का मतलब हुआ कि ये जो आज मैं बताऊंगा पूरी फिजिक्स खत्म, पूरी क्वेश्चन बैंक भी खत्म, जो भी प्रीवियस ईयर के था ना वो मैं सब बता रहा हूँ आज पूरा। देखो तो यार हर लेसन को बताऊंगा। ठीक, तो क्या लिखा है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक व बीमा लिखिए। तो मात्रक क्या होता है, न्यूटन से मीटर होता है, या फिर एम्पियर है ना, नहीं इसका मात्रक क्या है कि न्यूटन से मीटर प्रति एम्पियर, या फिर वेबर होता है, या फिर आप वेबर बोलिए चाहे न्यूटन से मीटर प्रति एम्पियर बोलिए। तो ये तो था मात्रक, जो कि सिंपल था, आपको याद कर लेना होगा, जरूरी है। बीमा की बात की जाए तो बीमा क्या होता है, ब्रैकेट के अंदर होता है ml² t² 1/-1। ठीक, अच्छा इसको कैसे लिख सकते हैं, इसका दूसरा तरीका लिखने का, न्यूटन से मीटर प्रति एम्पियर। ध्यान रहे कन्फ्यूजन बिल्कुल होना नहीं चाहिए। ठीक, नहीं तो आपका 1 या 2 नंबर चले जाएंगे, अच्छी चीज़ें चली जाती हैं ना तो बड़ा दुख होता है। नेक्स्ट नंबर पे कंप्लीट। चलिए बात करता हूँ 20वां नंबर क्या है। ठीक, अब 7वां लेसन क्या है, प्रतिवर्ती धारा। जी हाँ, प्रतिवर्ती धारा से आप क्या समझ, सॉरी यार, प्रतिवर्ती धारा जो है मेरे भाई लेसन का नाम है। ठीक, मैंने तो इसका शुरू कर दिया था बताना। प्रतिवर्ती धारा जो लेसन है उसका पहला 20वां नंबर क्वेश्चन क्या है, ये 7वां लेसन है मेरे भाई, 7वां लेसन है ये आपका प्रतिवर्ती धारा लेसन। ठीक, आपको पता होना चाहिए कौन से लेसन के बारे में बात कर रहा हूँ। तो 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है कि प्रतिवर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान IRMS तथा धारा के शिखर मान I0 में क्या संबंध है। ये आपका पूरा 5 नंबर में आता है, गारंटेड है, ये आएगा, कई सालों से पूछा गया क्वेश्चन है ना। क्योंकि हम आज आपको केवल ये सूत्र बता रहा हूँ, बाकी डेरिवेशन जो है मैंने बता रखी है। ठीक, तो ये भी कभी कभी ये भी पूछ जाता है कि 2 नंबर में खाली इसका सूत्र लिख दीजिए, इतना बस। ठीक, तो ये क्या होता है, IRMS बराबर मतलब ये होता है कि प्रतिवर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान बराबर होता है I0/√2। अब रही बात कि I0 क्या है, तो शिखर मान यानी शिखर मान है
प्रतिवर्ती धारा का शिखर मान है, जिसे बोलते हो आप धारा। तो ये 20 नंबर पे आपके कंप्लीट। ये 2 नंबर में आता है, समझ लीजिए अभी भी 2 नंबर में आता है। जब 5 नंबर तब आएगा जब इसका बोला जाएगा व्यंजक कीजिए, ठीक। तो ध्यान रहे, इंपॉर्टेंट तो वही है 7वें लेसन का, है ना। चलिए अब बात करता हूँ 21वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि LCR प्रतिवर्ती धारा परिपथ में शक्ति गुणांक का सूत्र लिखिए। LCR प्रतिवर्ती धारा परिपथ में शक्ति गुणांक का सूत्र लिखिए। ये सूत्र क्या होता है, cos थीटा बराबर होता है R/√R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, जो कि या फिर आप ये भी लिख सकते हो कि cos फाई बराबर R/Z, ठीक। मतलब ये जो है Z के बराबर इतना होता है, इतना जो लिखा ना नीचे वाला ये Z के बराबर होता है। तो अब रही बात कि सर प्रतिबाधा बराबर क्या होता है, तो प्रतिबाधा मतलब इसे क्या बोलते हैं, आप बोलते हैं प्रतिबाधा, यानी कि जेड बराबर होता है √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ये सूत्र आपको जानना जरूरी है। इसी तरीके से इस सूत्र पर कई सवाल न्यूमेरिकल वगैरह आती हैं, समझ के रहना है। 21 नंबर भी आपका कंप्लीट हो गया है। चलिए अब बात करता हूँ 22वां नंबर क्वेश्चन क्या है, अनुनाद की स्थिति में श्रेणीबद्ध यानी LCR परिपथ की प्रतिबाधा का मान क्या होगा। अनुनाद की स्थिति में श्रेणीबद्ध LCR परिपथ की प्रतिबाधा का मान क्या होगा, तो प्रतिबाधा बराबर होता है प्रतिरोध, यानी कि Z जो होता है R के बराबर होता है। LCR परिपथ में प्रतिबाधा का मान, प्रतिबाधा जो है प्रतिरोध के बराबर होता है, यानी कि प्रतिबाधा लिखते हैं Z से, प्रतिरोध लिखते हैं R से, ये दोनों जिसके हैं आपस में बराबर होते हैं। तो 22 नंबर पे कंप्लीट, वो भी 7वें लेसन का। चलिए अब बात करता हूँ 23वां नंबर क्वेश्चन। अभी पूरा 60 बताना यार, देखो तो 8वां लेसन क्या है। 8वां लेसन का ये लिखा नाम है कि विद्युत चुंबकीय तरंग। जहाँ सो 8वां क्वेश्चन लेसन आपके ये तो है विद्युत चुंबकीय तरंगे। अब इसमें जितने भी अति लघु क्वेश्चन है सब आपको बताऊंगा। जैसे कि 23 नंबर क्वेश्चन क्या है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के 2 गुण लिखिए। मतलब विद्युत चुंबकीय जो विद्युत चुंबक होते हैं उसके तरंगों के कुछ गुण लिखना होगा। तो पहला गुण क्या है कि ये प्रकाश की चाल से चलती हैं। देखिए कोई भी गुण होता है, जैसे ये क्या होती है, प्रकाश की चाल से चलती हैं, ठीक। दूसरा नंबर क्या है कि यह अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। बस इतना सिंपल है, आपको याद करके रखना है, इससे बाहर कोई भी नहीं आएगा। मतलब आज 60 के 60 क्वेश्चन बताऊंगा, हर एक लेसन का बताऊंगा। अति लघु उतनी है, हर एक सारे अति लघु, ठीक। तो 23 नंबर भी आपका कंप्लीट। चलिए अब बात करता हूँ 24 नंबर क्वेश्चन क्या है। 24 नंबर लिखा है कि 24 में लिखा है कि 5 एंगस्ट्रॉन तरंगदैर्घ्य की किरण एक्स किरण की आवृत्ति क्या होगी। ये रहा सवाल, न्यूमेरिकल रहा है, तो इसको हल कराऊंगा पूरा, देखो तो यार। 24 नंबर क्वेश्चन क्या है। 24 नंबर क्वेश्चन लिखा है 5 एंगस्ट्रॉन की तरंगदैर्घ्य की एक्स किरण की आवृत्ति क्या होगी, ठीक। 5 तरंगदैर्घ्य की एक्स किरण की आवृत्ति क्या होगी, तो उसको सबसे पहले आपको लिखना क्या होगा, ये देखो 3 नंबर में आता है, हल लिखना होगा, ठीक। अभी जो लिखा दिया गया मैंने तरंगदैर्घ्य को किस लिखते हैं, लैम्डा से। ये आपका कितना मान है, 5 एंगस्ट्रॉन लिखा है, ठीक। अब इससे आपको चेंज करना होगा, पहले आपको 5 एंगस्ट्रॉन, 1 एंगस्ट्रॉन में होता है 10 घात मास के 10, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसकी जगह पर 10 घात मास, सॉरी 10 घात क्या हो जाएगा मेरे भाई, मास का हो जाएगा 10, ठीक, मीटर हो जाएगा। ये आपका इतना हो जाएगा। ये तो सिंपल है, अभी कुछ किया नहीं, खाली इस एंगस्ट्रॉन को मैंने चेंज किया है। अच्छा अब इसका सूत्र क्या होता है मेरे भाई, सूत्र आपका ये होता है, सूत्र इसका ये होता है V बराबर C/λ, ठीक। ये रहा सूत्र। तो हमें निकालना क्या है, V ही तो निकालना है, मतलब कि आवृत्ति निकालना है, ठीक। देखिए तो V बराबर नहीं होता है, C का मतलब कहता है प्रकाश की चाल। तो C बराबर कितना होता है, ऑलरेडी होता है 3 × 10⁸। ऊपर क्या लिखना आपको, 3 × 10⁸, बटे निशान लगा दिया। ये लैम्डा का मान कितना है मेरे भाई, 5 × 10 मास का 10, ठीक। ये कर दिया। चलिए V बराबर का जगह देखिए, है ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे भाई, इसमें से 0 ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा 30, गुणे क्या जाएगा ऊपर 10⁻7, ठीक। और नीचे क्या बचेगा 5, जो नीचे 10 मास का 10 ये ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 10⁻+10। तो 5 संग कितना होता है मेरे भाई, 30 हो जाता है। यानी कि V का मान आप कितना आ जाएगा, 6 × 10 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा, ठीक। यही आपका रहा आंसर। ये क्या है मेरे भाई, प्रकाश की आवृत्ति है, ठीक है, सॉरी प्रकाश नहीं है, एक्स किरण की आवृत्ति क्या होगी, तो यही 6 × 10⁻17। तो मेरे भाई 24 नंबर भी आपका कंप्लीट हो गया है और समझ भी गए होंगे। चलिए कोई दिक्कत तो है नहीं भाई। देखिए लैम्डा का मान दिया गया है, तरंगदैर्घ्य जिसे बोलते हो कि 5 एंगस्ट्रॉन दिया गया है। एंगस्ट्रॉन को मैंने चेंज कर दिया, 10 के 10 में हो जाएगा, तो ये आपका मीटर में आ गया, ठीक। सी का मान ऑलरेडी होता ही है, सी बराबर कितना होता है, 3 × 10⁸। सूत्र क्या होता है, V बराबर C/λ। जैसे सी का मान ऊपर रख दिया, इसका मान नीचे रख दिया, 5 × 10⁻10, ठीक। अब देखो यहाँ पर एक 0 उतार लो, जैसे 8 है ना, देखो तो 0 उतार जी, 30 जी, यहाँ कितना बचा 7 जी, ये नीचे वाला ऊपर जाएगा तो प्लस में जाएगा 10 10 17 और 5 30, ठीक, समझ गए। चलिए बात करता हूँ 25वां नंबर क्वेश्चन क्या है। 25 नंबर क्वेश्चन को ये लिखा है कि रेडियो तरंगों लिखा है, रेडियो तरंगों एक्स किरणों गामा किरणें एवं सूक्ष्म तरंगे को उनकी तरंगदैर्घ्य के घटते क्रम लिखिए, ठीक। घटते क्रम लिखना है, सूक्ष्म तरंगे है ना, इससे घटते क्रम एक्स किरण हो जाएगा, इससे कम गामा किरण है, ये से आपका है रेडियो तरंगे, मतलब आपको ऐसे बिल्कुल लिख देना है। तो 25 नंबर भी आपका कंप्लीट। ये बहुत कम पूछा गया है, रियल कंडीशन पूछता है, 2019 में पूछा गया था, लेकिन मेरा तो कहना यह है कि बहुविकल्पिक के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको ये तैयार कर लेना है। 25 नंबर पे कंप्लीट। चलिए अब बात करता हूँ 26 नंबर क्वेश्चन लिखा है, यानी कि 9वां लेसन क्या है। 9वां लेसन ये लिखा है किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र,
मतलब किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र, नवा लेसन का है। इसका पहला 26 नंबर क्वेश्चन क्या है, मतलब 26 नंबर क्वेश्चन क्या है, किसी पतले प्रिज्म द्वारा उत्पन्न विचलन कोण का सूत्र लिखिए। तो ये उत्पन्न विचलन कोण का सूत्र क्या हो जाएगा, एस एम बराबर एन माइनस वन इंटू ए। एस एम क्या है, विचलन कोण है, ए क्या है, प्रिज्म का कोण है, एन क्या है, अपवर्तनांक। तो 26 नंबर भी आपका कंप्लीट हो गया। ये नवा लेसन से है, ठीक, ध्यान में रखना है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न में है, दो नंबर आपका पक्का होगा यहाँ से। चलिए बात करता हूँ 27वां नंबर क्वेश्चन। ठीक, तो अब हम बात करते हैं 27 नंबर क्वेश्चन क्या है। 27 नंबर ये लिखा है मेरे भाई कि एक पतले, मेरे भाई क्या बोला मैंने, एक पतले प्रिज्म का प्रिज्म कोण, मैंने क्या बोला, न्यूमेरिकल है 3 नंबर का, कि एक पतले प्रिज्म का कोण 4 है ना डिग्री है तथा इसके प्रत्यास्थ का अपवर्तनांक 1.5 है, तो न्यूनतम विचलन कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, तो न्यूनतम विचलन कोण का जैसा कि अभी हमने इससे इसके वाले क्वेश्चन, ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया था, सूत्र कहता है एस एन माइनस वन। ये रहा क्वेश्चन न्यूनतम विचलन कोण का, कि एस एम बराबर एन माइनस वन इंटू ए। ठीक, अब देखिए इसमें क्या क्या दिया गया है, अपवर्तनांक को लिखते हैं एन से, जिसकी मान ऑलरेडी दिया गया है 1.5। ठीक, अब क्या लिखा है, प्रिज्म का कोण मतलब ए आपका दिया गया है 4 डिग्री। ठीक, इसी सूत्र में आप रखते हो, बस कुछ है नहीं, इसमें कुछ करना नहीं। एन का मान कर दिया आपको 1.5 माइनस 1। ठीक, एक जगह क्या कर देना हमारे 4 से गुणा। ठीक, अब 1.5 में अगर 1 घटाते हो तो कितना बचेगा, 0.5 घटेगा। आप गुणा करके चाहे देख लेना, इतना ही आएगा। देखिए 5 चौक होता है 20, मतलब क्या जगह 2.0। ये किसका मान निकला है, न्यूनतम विचलन कोण का। ठीक, न्यूनतम विचलन कोण का मान कितना है 2.0, यानी कि या फिर आप डायरेक्ट समझ सकते हो 2 डिग्री, है ना। तो ये रहा मेरे भाई 27 नंबर। 27 नंबर भी आपको मैंने बता दिया, जो कि 3 नंबर में आता है, कभी कभी 2 नंबर में आता है, ऐसे ही आता है। अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन है। चलिए 9वां नंबर भी, 9वें लेसन के 27वां नंबर कंप्लीट। अब हम बात करता हूँ 28वां नंबर क्वेश्चन। ठीक, तो अब हम बात करते हैं 28 नंबर क्वेश्चन क्या है। 28 नंबर क्वेश्चन ये लिखा है अवतल लेंस। ठीक है भाई, अवतल लेंस की द्वितीयक फोकस की परिभाषा दीजिए। मतलब अवतल लेंस क्या है, इसकी द्वितीयक फोकस की परिभाषा दीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, मैंने क्या बोला कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को द्वितीय फोकस दूरी या द्वितीय फोकस कहते हैं। फिर से समझ लो, अवतल लेंस की द्वितीय फोकस की परिभाषा लिखिए। देखिए ये आपको याद करना पड़ेगा, इसमें कोई दवाई वगैरह नहीं बना पाएंगे। ठीक, लेकिन हाँ ये है कि 2 से 3 बार याद करते हो तो आसान हो जाएगा। मैंने इसको आसान शब्दों में लिख दिया, ठीक, अपने भाषा में, कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं हुई प्रतीत होती हैं, है ना, उस बिंदु को द्वितीय फोकस कहते हैं अवतल। कहते हैं 29 नंबर क्वेश्चन क्या है। 29 नंबर लिखा है किसी प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक, मैंने क्या बोला, किसी प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र अल्पतम विचलन कोण तथा प्रिज्म कोण के पदों में लिखिए। प्रिज्म कोण के पदों में लिखिए, है ना, जो है किसी प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक का सूत्र जो है अल्पतम विचलन कोण तथा प्रिज्म कोण को, है ना, प्रिज्म कोण के पदों में लिखिए। तो n बराबर क्या होता है, साइन ब्रैकेट के अंदर a प्लस एस एम डिवाइड बाई 2, पूरे के डिवाइड बाई क्या हो जाएगा सी साइन a बटा 2 या a/2। अब रही बात कि सर n क्या है, तो n आपका अपवर्तनांक है। ठीक, a क्या है, तो a आपका प्रिज्म कोण है। ठीक है, ये वाला एस एम क्या है, तो ये न्यूनतम यहाँ ध्यान देना, ये क्या लिखा है, इंग्लिश लिख दिया है, यहाँ पर हिंदी में लिखना है कि न्यूनतम विचलन कोण। ये सब सूत्र आपको याद करना है, क्योंकि इस पर आपको न्यूमेरिकल लगाना जरूरी है। और खासकर ये सूत्र भी पूछा जाता है 2 नंबर में, इसका सूत्र आप लेकर के जाइए, 2 नंबर मिल जाएगा। ये रहा क्वेश्चन, इसका सूत्र अतना लिखते तो 2 नंबर मिल जाएगा, या तो फिर आपको बहुत विकल्प में तो पूछा ही जाएगा, है ना। चलिए बात करता हूँ 30 नंबर क्वेश्चन क्या है। लिखा 30 नंबर लिखा है पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें लिखिए। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की कुछ शर्तें दी गई हैं, जो कि आपको लिख करके दिखा देना है, 2 नंबर पक्का कर लेना है। तो 30 नंबर क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें निम्नलिखित हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें जो है निम्नलिखित हैं। नंबर क्या लिखना है कि प्रकाश, नंबर 1 लिखा है प्रकाश सघन माध्यम से बेल मध्य में जा रही है। प्रकाश जो है सघन माध्यम से बेल मध्य में जा रही है। दूसरा नंबर क्या लिखना है कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा होता है। जी हाँ दोस्तों, आपतन कोण का मान जो होता है वो क्रांतिक कोण के मान से बड़ा होता है। मतलब 30 नंबर आपका कंप्लीट। चलिए बात करता हूँ 31 नंबर क्वेश्चन क्या है। कहते हैं 31 नंबर क्वेश्चन क्या है। 31 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि परावर्तित दूरदर्शी की 2 विशेषताएं लिखिए। परावर्तित दूरदर्शी की 2 विशेषताएं लिखिए। जो कि पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, इसके द्वारा प्रतिबिंब अधिक चमकीला बनता है। मतलब प्रकाश के परावर्तित दूरदर्शी के द्वारा जो होता है कि 2 विशेषताएं लिखिए। तो पहला विशेषता क्या है कि इसके द्वारा प्रतिबिंब अधिक चमकीला बनता है। ठीक, दूसरा नंबर क्या लिखना है कि इसके बने प्रतिबिंब में वर्ण विक्षेपण का दोष नहीं होता है। ठीक, तो ये रहा इसका परावर्तित दूरदर्शी की 2 विशेषताएं, जो कि पहला विशेषता है, दूसरा विशेषता है, ये 2 नंबर या 3 नंबर में आता है। ठीक, अति लघु उत्तरीय प्रश्न है मेरे भाई। तो 31 नंबर भी आपका कंप्लीट। चलिए अब बात करता हूँ 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर क्वेश्चन लिखा है। 32 नंबर लिखा है नेत्र की समझन क्षमता से आप क्या तात्पर्य। नेत्र की समझन क्षमता से क्या तात्पर्य है। इसका आंसर क्या हो जाएगा कि नेत्र की वह क्षमता
लेंस की फोकस दूरी को कम या नज़दीक या कम या अधिक करने की क्षमता को नेत्र की समझने क्षमता कहते हैं। बहुत सिंपल लिख दिया है, तो बहुत ही सिंपल है कि नेत्र की वह क्षमता नेत्र लेंस की फोकस दूरी को कम या अधिक कम या अधिक करने की क्षमता को नेत्र की समझने क्षमता कहते हैं। मतलब कम या अधिक कर लिए वही कि नेत्र की समझने कम या अधिक करने की क्षमता को ही नेत्र की समझने क्षमता कहते हैं, जो कि मैंने 32 नंबर आपको बता दिया है। ठीक, ये 2 नंबर या 3 नंबर में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, लघु उत्तरीय प्रश्न है। 32 नंबर कंप्लीट। चलिए बात करता हूँ 33 नंबर क्वेश्चन क्या है। किसी माध्यम में प्रकाश की चाल 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। इस माध्यम से वायु में जाने वाली प्रकाश किरण के लिए क्रांतिक कोण का मान ज्ञात कीजिए। ये रहा न्यूमेरिकल, जो कि 2 या 3 नंबर में आता है। इसको हल करना होता है, तो कैसे आपको हल करना है वो भी सब बताऊंगा, बिल्कुल निश्चित। ठीक, तो 33 नंबर क्वेश्चन क्या है, ये न्यूमेरिकल है, जो कि लघु उत्तरीय प्रश्न का है। ठीक, देखिए इसमें दिया क्या गया है, लिखा है प्रकाश की चाल से लिखते हैं सी से, मतलब 1.5 गुणे क्या लिखा है 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ये था प्रकाश की चाल। ठीक, 1.5 गुणे 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये रहा मेरे भाई किसका चाल, प्रकाश की चाल। ठीक, और इसमें क्या दिया गया है, इसमें आपका दिया गया है मेरे भाई, ध्यान से देखते रहना। फिर क्या लिखा है कि इस माध्यम से वायु में जाने पर वायु से जाने वाली प्रकाश किरण की क्रांतिक कोण ज्ञात कीजिए। ठीक, चलिए अब पता होना चाहिए मेरे भाई कि इसका सूत्र क्या होता है। ठीक, सूत्र क्या होता है, ये सी का मान नहीं है यार, ये प्रकाश की चाल है। चाल को लिखते हैं वी से, ध्यान सॉरी, क्योंकि मीटर से पर सेकंड का वेग का मान था ना, ये हो जाएगा वी। प्रकाश की चाल ऑलरेडी पता होता है 3 × 10⁸, है ना, जो कि अभी इस तरह सवाल बताया है। तो सूत्र इसका क्या हो जाएगा, n = c/v। इसी सूत्र में आप रख दीजिए, n का मान नहीं बताया है, c का मान कितना है मेरे भाई 3 × 10⁸ कितना होता है 8। ठीक, बटे नीचे का जाएगा 1.5 × 10⁸ हो जाएगा 8। ये सी आपका कैंसिल, 15 दूना होता है 30, यानी कि n का मान कितना हो जाएगा, n का मान हो जाएगा आपका कितना, आपका n का मान हो जाएगा, यहाँ 0 लग जाएगा तो 15 दूना हो जाएगा 30, यानी कि n का मान आपका कितना आ गया मेरे भाई, n का मान आपका गया 2। अब क्या करना है, क्रांतिक कोण निकालना। ठीक, तो क्रांतिक कोण का सूत्र कहता है sin c बराबर होता है, ठीक, पहले तो कह देखिए sin c बराबर होता है 1/n। ठीक, देखो sin c हमें नहीं पता है। ठीक, 1n का मान कितना हो जाएगा 2। अब इसमें से c आपको रोक लेना है, c आपने रोक लिया। ठीक, इधर आ जाएगा sin इनवर्स क्या हो जाएगा 1/2। अब ये को आप अगर आप मैथ ले रखे हो तो आपको समझ आ जाएगा c बराबर क्या हो जाएगा, ये किसका मान होता है, ये होता है 30 अंश का। ठीक, तो c बराबर कितना आ गया 30। चलिए अब बात करता हूँ चौथे। ठीक, चौथे नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, चौथे नंबर क्या है, सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता को कैसे बढ़ाया जाए, मतलब सूक्ष्मदर्शी विभेदन जो क्षमता होता है उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है। चौथे नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, छोटी तरंगदैर्घ्य का प्रकाश प्रयोग करके सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। ध्यान रहे, इसका आंसर इतना ही लिखना है कि छोटी तरंगदैर्घ्य का प्रकाश प्रयोग करके सूक्ष्मदर्शी को विभेदन क्षमता को बढ़ाया जा सकता है, जो कि मैंने चौथे नंबर भी आपको बता दिया है। ठीक, अब क्या लिखा है 10वां नंबर, जो 10वां लेसन है उसका जो नाम क्या है, तरंग प्रकाश की। अब इसने भी जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे लघु उत्तरीय के, अति लघु उत्तरीय के, उसको देख लीजिए। जैसे कि पहला क्वेश्चन क्या है, मतलब 35 नंबर क्वेश्चन ऑप्शन क्या आता है, यह आता है कि विभिन्न, मेरे भाई क्या लिखा है, प्रिज्म की चौड़ाई के लिए सूत्र लिखिए। प्रिज्म की चौड़ाई के लिए सूत्र लिखिए, जो कि सूत्र क्या होता है, W = λ/d/t। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं लैम्डा। ठीक, अब W क्या है, तो W आपके फ्रिंज की चौड़ाई है। ठीक, लैम्डा को क्या बोलते हैं, तरंगदैर्घ्य बोलते हैं। D को क्या बोलते हैं, पर्दे की दूरी बोलते हैं। ये जो स्मॉल d लिखा है इसके बोलते हैं छिद्र की दूरियाँ। ठीक, ये रहा मेरे भाई किसका 35 नंबर क्वेश्चन, जो कि तरंग प्रकाश के लेसन का है ना, तो ये भी कंप्लीट। चलिए बात करता हूँ 36 नंबर क्वेश्चन। 36 नंबर क्वेश्चन लिखा है, 36 नंबर क्वेश्चन लिखा है, उन 2 घटनाओं का उल्लेख कीजिए, मतलब कोई ऐसा 2 घटना है उनको उल्लेख कीजिए जिससे प्रकाश की तरंग रूप की पुष्टि होती है। जैसा कि 36 नंबर का आंसर का जाएगा प्रकाश का व्यतिकरण, ध्रुवण, ये आपको लिखना है। ठीक, 2 घटना है, एक प्रकाश का व्यतिकरण या फिर ध्रुवण, तो ये भी आपका कंप्लीट। चलिए बात करता हूँ 27 नंबर क्वेश्चन। ठीक, तो अब हम बात करते हैं 37 नंबर क्वेश्चन लिखा है। 37 नंबर क्वेश्चन लिखा है, प्रकाश की विवर्तन के प्रयोग में केंद्रीय उचिष्ठ की चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ता है। मैंने क्या बोला है, 37 नंबर क्वेश्चन क्या है, प्रकाश के विवर्तन के प्रयोग में केंद्रीय उचिष्ठ चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि प्रकाश जल में रख दिया जाए। तो इसका आंसर क्या जाएगा कि भाई 37 नंबर क्वेश्चन क्या जाएगा, इसका आंसर क्या जाएगा, केंद्रीय उचिष्ठ की चौड़ाई घट जाएगी। बस इतना लिखना है, केंद्रीय उचिष्ठ की चौड़ाई घट जाएगी। ये 2 नंबर का है मेरे भाई, कभी बहुविकल्प में भी आ जाता है, ध्यान रहे, इंपॉर्टेंट दृष्टि है। 38 नंबर क्वेश्चन क्या है कि विवर्तन प्राप्त करने के लिए रेखा छिद्र की चौड़ाई लगभग कितनी होती है। ठीक, रेखा छिद्र की चौड़ाई लगभग कितनी होती है, जिसका आंसर क्या हो जाएगा कि विवर्तन प्राप्त करने के लिए रेखा छिद्र की चौड़ाई लगभग तरंगदैर्घ्य की कोटि का होना चाहिए, है ना, कोटि का होना चाहिए। तो ये रहा 38 नंबर क्वेश्चन। 37 नंबर क्वेश्चन, इसमें कुछ नहीं करना है, छोटा छोटा था, इसको तैयार कर लेना है।
ठीक, क्योंकि दो दो नंबर में आ जाते हैं। ठीक, चलिए अब बात करता हूँ 49वां नंबर क्वेश्चन क्या है। नंबर क्वेश्चन लिखा है जो कि 11 लेसन क्या आता है। 11 लेसन को पता हो ना, 11 लेसन आप फिजिक्स के अंदर तो पता हो ना, ये नाम क्या है, विकिरण सॉरी विकिरण तथा द्रव की दैत्य प्रकृति। ठीक, इसका 49 नंबर क्वेश्चन क्या है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है यार। आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण लिखिए, आइंस्टीन का प्रकाश आइंस्टीन का विद्युत समीकरण लिखिए। ठीक, तो इसके सूत्र क्या होता है, ई के बराबर क्या होता है, एच वी है ना, एच न्यू माइनस एच वी माइनस डब्लू, जो कि ई के बराबर क्या होता है, एच वी माइनस डब्लू बराबर क्या होता है, डब्लू बराबर क्या होता है, डब्लू बराबर क्या होता है, एच न्यू होता है। ठीक, तो वही यहाँ पर आपका एच न्यू रख दिया गया, जो कि इसमें से अगर आप एच कॉमन लेते हो तो वी माइनस वी नॉट। ठीक, ये आपका रहा सूत्र आइंस्टीन का, जो कि ये क्या है, वी नॉट क्या होता है दहली आवृत्ति, वी क्या होता है फोटान की आवृत्ति, एच क्या है फ्रिंजों की चौड़ाई है। ठीक है ना, तो ये रहा 49 नंबर क्वेश्चन। इसका डेरिवेशन आता है ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक, ये तो मैंने आज आपको खाली अति लघु त्रिभुज बता रहा हूँ, तो इतना ही आपको करना है, 2 नंबर में आएगा। तो चलिए बगता हूँ 40वां नंबर क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन क्या लिखा है कि ब्रागली या डे ब्रागली तरंग सिद्धांत से क्या तात्पर्य है। 40 नंबर क्वेश्चन है। ठीक, दिख रहा नहीं दिख रहा है, 40 नंबर है ना, यही 11 लेसन के। इसका आंसर क्या हो जाएगा कि डे ब्रागली सिद्धांत के अनुसार गतिमान कण तरंगों की भांति व्यवहार कर सकते हैं। मैंने क्या बोला कि डे ब्रागली सिद्धांत के अनुसार गतिमान कण तरंगों की भांति व्यवहार कर सकते हैं। ये रहा 40 नंबर क्वेश्चन, काफी लाजवाब क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, ध्यान रहे अच्छे से तैयार करना इसका। चलिए बात करता हूँ 41 नंबर क्वेश्चन क्या है। 41 नंबर क्वेश्चन ये लिखा है कि डी ब्रागली तरंगदैर्घ्य के लिए सूत्र लिखिए। डी ब्रागली तरंगदैर्घ्य के लिए सूत्र लिखिए। 41 नंबर क्वेश्चन यही है। इसका सूत्र क्या जगह लैम्डा बराबर एच बटे पी, जो कि लैम्डा बराबर की जगह एच बटे अंडर रूट क्या होता है, देखिए पी बराबर क्या होता है, अंडर रूट 2m होता है। तो वही चीज़ यहाँ पर रख देगा, नहीं समझिए मेरे भाई, पी बराबर ऑलरेडी होता है अंडर रूट 2m। ठीक, तो वही क्या किया गया है, लैम्डा हमें नहीं पता, लैम्डा ये तरंगदैर्घ्य है तो वही पता करना है। एच तो पता है ऑलरेडी, पी की जगह पे रख सकते हो, 2m। ठीक, ये रहा मेरे भाई 41 नंबर क्वेश्चन, ध्यान रहे इंपॉर्टेंट है। चलिए बात करता हूँ 42 नंबर क्वेश्चन। करते हैं 42 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है। 42 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि एक फोटान की ऊर्जा 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ध्यान देना यहाँ पर क्या लिखा है, पीछे इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखा है। ठीक, इसका मतलब क्या होता है सब बता देंगे। ठीक, लिखा है एक फोटान की ऊर्जा 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इसका संवेग ज्ञात करना। संवेग को लिखते हैं पी से, तो सूत्र पहले यार ये बताता हूँ मेरे भाई। सबसे पहले आपको लिखना क्या होगा, हल। ठीक, फिजिक्स के लगाए सवाल मतलब आपको हल लिखते हो, इसका नंबर का रैंकिंग बढ़ जाएगा, बढ़ जाता है, और बाकी कोई बात नहीं। सूत्र क्या होता है, पी बराबर ई अपान सी, ये रहा सूत्र। ये किसका सूत्र है, संवेग का सूत्र। ठीक, देखिए पी हमें नहीं पता है, जो कि ई का मान कितना देगा, ई का मान ऑलरेडी, ई मतलब ऊर्जा इलेक्ट्रॉन है ना, मतलब जो फोटान की ऊर्जा कितना दी गई है मेरे भाई, ई का मान आपको दिया है 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसे आपको अच्छे से पहले लिखना होगा, जैसे ई बराबर क्या हो जाएगा 30 है ना, एक इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1.6 गुणे 10⁻19, तो वहाँ वही गुणा हो जाएगा 1.6 गुणे 10⁻19, ये आपका हो जाएगा गुणा। ठीक, अब ये चीज़ें आपको रखना है ध्यान से इसे, है ना। और सी का मान कितना होता है, अभी हमने आपको बताया कि ये चीज़ सरकारी है, मतलब सी का मान इतना होता है प्रकाश की चाल। ठीक, तो यहाँ क्या करना होगा, 30 गुणे 1.6 गुणे 10 का जगह मेरे भाई -19 बटे का जगह नीचे 3 गुणे 10⁸। ठीक, अब ध्यान देना है कि 3 धाम होता है 30, ये कट जाएगा। पी का मान बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई, हो जाएगा 10 गुणे 1.6, ठीक, गुणे 10⁻19। ठीक, और ये नीचे ऊपर जब जाएगा तो क्या हो जाएगा 10⁻8 हो जाएगा। ठीक, देखिए ये पॉइंट हटाओगे तो नीचे 10 लग जाएगा, 10 से 10 कैंसिल, तो पी का मान कितना आ जाएगा 16 गुणे 9 8 17 होता है, 10 कितना हो जाएगा 27। ठीक, ये रहा आपका मेरे भाई आंसर, बस इतना ही करना था, जैसा कि मेरे भाई ये मतलब 42 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक, तो एक फोटान की ऊर्जा 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इसका संवेग कितना हो जाएगा, तो 16 गुणे 10⁻27। चलिए बात करता हूँ 43 नंबर क्वेश्चन क्या है। ठीक, तो परमाणु लेसन का जो परमाणु लेसन है, जो आपका लेसन 12वां आता है, उसका 43 नंबर क्वेश्चन क्या है, मतलब 43 नंबर पर क्या आता है क्वेश्चन कि हाइड्रोजन परमाणु के लिए कोणीय संवेग का सूत्र लिखिए। हाइड्रोजन परमाणु के लिए कोणीय संवेग का सूत्र लिखिए। तो सूत्र क्या होता है, mvr बराबर NH/2π। ठीक, तो ये अब NH/2π जो है ये किसके बराबर होता है, ये W के बराबर होता है। W बराबर क्या होता है NH/2π। ठीक, जो कि अब देखिए ध्यान देना कि सर H का मान कितना होता है, तो H का मान होता है 6.6 गुणे 10⁻34 है ना, जूल। ये रहा जूल से सेकंड। तो ये रहा 43 नंबर क्वेश्चन, ये 12वें लेसन का है, जैसे परमाणु लेसन का है। ये आपको सूत्र पता होना चाहिए कि mvr बराबर NH/2π, जो कि NH/2π किसके होता है, W के होता है। ठीक, और H का मान कितना है 6.6 गुणे 10⁻34, ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए अब बात करता हूँ 44 नंबर क्वेश्चन क्या है। 44 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की उस श्रेणी का नाम लिखिए, है ना, लिखिए जिसकी देखिए दृश्य भाग में पड़ती है, जो जैसे दृश्य की उसकी जो भाग में पड़ती है। ठीक, रेखाएं उसकी दृश्य के भाग में पड़ती
होते हैं। तो ये रहा बामर श्रेणी, ठीक, लाइमन श्रेणी, बामर हो जाएगा, ठीक, पास्चन, ब्रैकेट, हुंड। ये रहा मेरे श्रेणियों के नाम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के जो नाम है, जैसे लाइमन श्रेणी पराबैंगनी है ना भाग में है, बामर श्रेणी होता है दृश्य भाग में। तो वही तो बोला गया है कि ऐसे श्रेणी के नाम लिखिए जिसका रेखाएं दृश्य भाग में पड़े। तो बामर श्रेणी आपका आंसर हो जाएगा, मतलब जो इसका बामर श्रेणी होता है वो दृश्य के भाग में पड़ता है। पाचन श्रेणी पड़ता है अवरक्त भाग में, ब्रैकेट श्रेणी पड़ता है और है ना ये भी अवरक्त भाग में पड़ता है, हुंड श्रेणी भी अवरक्त भाग में पड़ता है। तो ध्यान रहे ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 44 नंबर भी आपका कंप्लीट हो गया है। चलिए बात करता हूँ 45 नंबर क्वेश्चन क्या है। ये दो क्वेश्चन क्या लिखा है। 45 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम के लिए, हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम के लिए तरंगदैर्घ्य का सूत्र रिडबर्ग के पदों में लिखिए। तो ये रहा रिडबर्ग के पदों में, यानी कि 1/λ बराबर r, ब्रैकेट के अंदर 1/n1² माइनस 1/n2²। ये 45 नंबर भी आपका कंप्लीट हो गया है। चलिए बात करता हूँ 46 नंबर क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन लिखा है 46 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि हाइड्रोजन परमाणु को nवें ऊर्जा स्तर में आवेश कितनी होती है। मतलब हाइड्रोजन परमाणु को nवें ऊर्जा स्तर में आवेश आवेश कितना होती है। ये रहा सूत्र है ना, En बराबर, ये क्या लिखा है En है, ठीक, En बराबर होता है -13.6 ई इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी eV/n²। ये बहुविकल्पीय का है, एक नंबर आपका पक्का कराएगा, ये बहुविकल्पीय क्वेश्चन है, ठीक। मैंने इसमें लिख दिया, गलती समझो, सही अच्छा ही समझो कि मैंने इसमें लिख दिया कि आपका बहुविकल्पीय, या आपका एक नंबर पक्का हो जाएगा, इतना जानो बस, आपका एक नंबर पक्का हो जाएगा, इतना आप समझिए बस, ठीक। तो 13वां लेसन क्या है। 13वां लेसन नाम है नाभिक। जी हाँ दोस्तों, ये 13वां लेसन है। इसके बाद एक लेसन और बचेगा 14 नंबर, 14 लेसन। लेकिन ये 13वां लेसन क्या है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, उसको देख लीजिए। तो 47 नंबर क्वेश्चन क्या है कि परमाणु द्रव्यमान मात्रक यूनिट का क्या होता है। जो परमाणु द्रव्यमान होता है उसका मात्रक क्या होता है, यूनिट क्या होता है, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई कि कार्बन परमाणु 6C12, ठीक, के द्रव्यमान के 12वें भाग को 1 MAU कहते हैं। अबे 1 MAU बराबर कितना आता है 931 वोल्ट। अभी उसको भी बताएंगे, अभी वो भी क्वेश्चन आता है, उसको दिखाएंगे। लेकिन इससे पहले आप इसको समझिए कि परमाणु द्रव्यमान मात्रक का क्या मात्रक क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, यानी कि यूनिट क्या होता है। तो कार्बन परमाणु C612 का द्रव्यमान 12वें भाग को एक है ना 12वें भाग को 1 AMU कहते हैं। तो ये रहा 47 नंबर क्वेश्चन। चलिए अब बात करता हूँ 48 नंबर क्वेश्चन। क्या लिखा है कि नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का क्या कार्य है। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का क्या कार्य है, किसी एक मंदक का नाम लिखिए। तो ये रहा मंदक का कार्य न्यूट्रॉन की गति को मंद करना। न्यूट्रॉन की जो गति उसको कार्य, मतलब मंदक का काम जो होता है न्यूट्रॉन की गति को धीमा करना। एक न्यूट्रॉन मंदक है, भारी एक होता है जल, एक होता है भारी जल। जो भारी जल को बोलते हैं D2O। इसका जो एक मतलब एक न्यूट्रॉन होता है उसको मंद करता है, ठीक। तो वही लिखा है कि मंदक का कार्य होता है न्यूट्रॉन की गति को मंद करना, मंद मतलब धीमा करना। भारी जल एक न्यूट्रॉन मंदक है, जैसे कि भारी जल क्या है, एक न्यूट्रॉन मंदक है। तो 48 नंबर पे कंप्लीट आपका। चलिए अब बात करता हूँ 49वां नंबर क्वेश्चन क्या, ठीक। तो अब हम बात करते हैं 49वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि यदि प्रकाश की चाल वर्तमान चाल की 1/3 हो जाए तो नाभिकों के बंधन ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सूत्र, बंधन ऊर्जा बराबर क्या होता है, यानी कि डेल्टा E बराबर होता है डेल्टा M है ना C²। ये रहा सूत्र, ठीक, जो कि ये होता है क्या है डेल्टा E समानुपाती किसके C² के, है ना, जो कि मेरे भाई क्या होता है बंधन ऊर्जा। अब आपको यहाँ ध्यान से देखना है, लिखना क्या है बंधन ऊर्जा, ठीक, ये लिख दिया। चलिए आपका लिखना है कि डेल्टा E समानुपाती लगा दिया। अब C का मान कितना दिया गया है, देखिए आप खुद लिखा है प्रकाश की चाल है ना वर्तमान की चाल की 1/3 है, यानी कि C का मान दिया गया है 1/3, यानी कि तिहाई बोलते हैं बटा 3, दोहाई बोलते हैं बटा 2, चौथाई बोलते हैं बटा 4। तो यहाँ बोला क्या है तिहाई, तो क्या जाएगा मेरे भाई 1/3। तो यहाँ का जगह C का मान 1/3 और लग जाएगा क्या स्क्वायर, ये लग जाएगा, ठीक। अब क्या करना है, इधर डेल्टा E नहीं पता है, समानुपाती निशान लगा देना चाहिए। एक करना में होता है 3 तरह का होता है 9। यही आपका निकालना था कि जो बंधन ऊर्जा है उसका तिहाई का जब करोगे तो उसका बंधन ऊर्जा का जो प्रभाव आएगा वो 1/9 के हो जाएगा, ठीक नहीं समझे। कह रहा है कि प्रकाश की चाल वर्तमान की चाल के 1/1/3 है हो जाए तो नाभिकों बंधन ऊर्जा जो है वो 1/9 हो जाएगा, ठीक। 49 नंबर आपके कंप्लीट, बस यही करना था। यहाँ से आपका 2 नंबर का पक्का हो जाएगा या 3 नंबर में, क्योंकि ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, ये भी है, ठीक, न्यूमेरिकल के टाइप में। चलिए बात करता हूँ 50 नंबर क्वेश्चन क्या है। तो नंबर ये लिखा है कि संभारिक का अर्थ क्या है। संभारिक का अर्थ समझिए, ठीक। संभारिक का अर्थ आपको समझना होगा। इसमें आपको करना क्या है भाई, ये आपको एक काम, इसमें आपको एक चीज़ ध्यान देना है भाई। लिखा क्या है कि संभारिक अर्थ लिखिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा कि ऐसे परमाणु जिसके परमाणु भार समान लेकिन परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं। परमाणु भार तो समान है आपका, लेकिन परमाणु क्रमांक क्या होता है भिन्न भिन्न होते हैं, उन्हें संभारिक कहते हैं। जैसे आप ले लीजिए 4 है ना, x की घात क्या हो जाएगा 12 मान लीजिए, ठीक। फिर आप ले लीजिए 5 y की घात आप 12 ले लीजिए, ठीक।
है ना। सी जेड का मान क्या लीजिए आप 12 लीजिए। इसमें आपको चीज़ ध्यान देना मेरे भाई, क्या ध्यान देने वाली बात है कि क्या लिखा है, ऐसे परमाणु जिसके परमाणु भार समान, देखिए इसमें भी भार जो ऊपर वाला क्या है परमाणु भार है 12 समान, लेकिन परमाणु क्रमांक नीचे वाला नहीं है बराबर, ठीक। इसे हम क्या बोलते हैं, समभारिक। तो यही चीज़ है मेरे भाई, ध्यान में रखते हुए आपको चलना है। 50 नंबर पे कंप्लीट। चलिए बात करता हूँ 51 नंबर क्वेश्चन क्या है। नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, सूर्य में हाइड्रोजन नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया लिखिए। अभिक्रिया लिखना, मतलब सूर्य में हाइड्रोजन नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया लिखिए। तो होता क्या है, हाइड्रोजन का लिखिए, देखो H लिख दिया है ना। अब यहाँ पर प्लस लग जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा तो यहाँ 1 हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन का होता है 1, उसका परमाणु भार हो जाता है 2, ठीक। यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 1H2 हो जाएगा। यहाँ पर भी आपका बन जाएगा 2He⁴, भाई दो जो घात जुड़ जाएगा तो 4 हो जाएगा, और एक हाइड्रोजन मिलकर 2 हाइड्रोजन हीलियम बन जाएगा, ठीक। अब प्लस क्या लगा देना है, ऊर्जा। ये आपका रहा रासायनिक अभिक्रिया, मतलब इसका जो रासायनिक अभिक्रिया नहीं, ये नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया, सॉरी गलती से निकल गया यार, रासायनिक यहाँ बिल्कुल नहीं लगेगा क्योंकि ये हाइड्रोजन परमाणु है। यहाँ लिखा क्या, नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया, तो ये आपका रहा क्या, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। तो ये अभिक्रिया आपको याद कर लेना है, 1H2 + 1H2 किससे आपका 2He⁴ प्लस ऊर्जा। तो ये क्या नंबर है आपका कंप्लीट। चलिए बात करता हूँ 52 नंबर क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन क्या लिखा है, नाभिकीय रिएक्टर में कौन सी घटना होती है। नाभिकीय रिएक्टर में कौन सी घटना होती है, तो आंसर क्या हो जाएगा कि नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन की क्रिया होती है। नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन की क्रिया होती है। ये 53 नंबर भी इंपॉर्टेंट है, ये 2 नंबर का आता है, सब 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन हैं आज, अति लघु त्रीर के हैं। चलिए बाकी 54 नंबर जो है क्वेश्चन वो 14 लेसन क्या है, देखिए जिसका नाम क्या है, अर्धचालक संधि डायोड। ये 14 लेसन की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा है, पी प्रकार के अर्धचालक बनाने के लिए इसमें कैसे अपद्रव मिलाए जाते हैं, ठीक। ये 2 नंबर का है, अति लघु त्रीर है, आपके क्वेश्चन पर भी मिल जाएगा, ठीक। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा शुद्ध सिलिकॉन में 3 संयोजकता वाले तत्वों को मिलाने पर पी प्रकार का अर्धचालक बनता है। मैंने क्या बोला, शुद्ध सिलिकॉन में 3 संयोजकता वाले तत्वों को मिलाने पर पी प्रकार का अर्धचालक बनता है। 54 नंबर भी आपका कंप्लीट। चलिए बताता हूँ 55 नंबर को। 55 नंबर को क्या लिखा है, 55 में लिखा है कि n प्रकार का अर्धचालक कैसे बनाते हैं, n प्रकार के जो अर्धचालक कैसे बनाते हैं। तो लिखना क्या है कि शुद्ध सिलिकॉन में 5 संयोजकता वाले तत्व को मिलाकर बनाते हैं, ठीक। शुद्ध सिलिकॉन में 5 संयोजकता वाले तत्व को मिलाकर लिखते हैं, बनाते हैं। 56 नंबर को क्या लिखा है, 56 नंबर लिखा है कि संधि डायोड में अवक्षय परत से क्या तात्पर्य है, अवक्षय परत से क्या तात्पर्य है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, संधि डायोड में पीएन संधि के निकट दोनों और वह क्षेत्र जिसमें कोई स्वतंत्र आवेश वाहक उपलब्ध नहीं होते हैं उन्हें अवक्षय परत कहते हैं। संधि डायोड में पीएन संधि के निकट दोनों और वह क्षेत्र जिसमें कोई स्वतंत्र आवेश वाहक उपलब्ध नहीं होते हैं उन्हें अवक्षय परत कहते हैं, जो कि 56 नंबर, बस इतना ही करना है। चलिए बताता हूँ 57 नंबर क्वेश्चन, ठीक। तो 57 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि 2 ऐसे अपद्रव्यों के नाम लिखिए जो शुद्ध सिलिकॉन को अर्धचालक बना देते हैं, मतलब शुद्ध सिलिकॉन हो उसको अर्धचालक बनाते हैं। जैसा कि पहला क्या हो जाएगा आर्सेनिक, दूसरा क्या हो जाएगा फास्फोरस, ठीक। 57 नंबर भी आपका कंप्लीट। अब रही बात कि सर 58 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि डीएनए का पूरा नाम लिखिए। एक क्वेश्चन इसमें है ना, डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक। मैंने लिखा नहीं, जल्दीबाजी में छूट गया हमसे लिखने में, लेकिन आपको सुन लेना है, आवाज़ सुना रहा हूँ। देखो डी का मतलब होता है डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक अम्ल। ये रहा केमिस्ट्री क्वेश्चन है, लेकिन मैंने इसमें लिख दिया है, लेकिन आपको तैयार कर लेना है लगे हाथ। चलिए 58 नंबर भी कंप्लीट। अब बात करता हूँ 62 नंबर क्वेश्चन क्या है, ठीक। तो 62 नंबर क्वेश्चन लिखा है, 62 नंबर लिखा है विभव प्राचीर की कोट क्या है, ठीक। ये आखिरी लेसन 14 लेसन का है, सबसे लास्ट लेसन फिजिक्स के। इसका आंसर क्या हो जाएगा, विभव प्राचीर 0.1 वोल्ट से 0.5 वोल्ट की कोटिका होता है। मतलब जो विभव प्राचीर होता है, कोट क्या है उसका, तो विभव प्राचीर का जो कोट होता है 0.1 वोल्ट से 0.5 वोल्ट की कोटिका होता है। चलिए अब 60 नंबर क्वेश्चन क्या है कि एलईडी का फुल फॉर्म लिखिए, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको समझ के चलना है, ठीक। एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका होता है, देखिए लिखा हुआ है लाइट इमिटिंग डायोड। जी हाँ दोस्तों, एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है, लाइट इमिटिंग डायोड, जो कि हिंदी क्या होता है, प्रकाश उत्सर्जक डायोड। कभी कभी हिंदी पूछा जाता है कि लाइट इमिटिंग का फुल फॉर्म लिखिए, लेकिन हिंदी लिखिए, तो बोलना क्या होगा आपको, प्रकाश उत्सर्जक डायोड। इंग्लिश बोलेगा तो लिखना क्या है, लाइट इमिटिंग, स्पेलिंग मैच के लिए LIGHT DIODE। ये रहा 60 नंबर क्वेश्चन। जैसे कि मैंने आपको आज बताया था कि 60 के 60 क्वेश्चन बताऊंगा, तो मैंने आज आपको 60 के 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया है फिजिक्स के। अब कोई प्रकार की दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, है ना। अगर यहाँ तक आप वीडियो देखने आए हो तो कुछ लिख देना है, यहाँ पर आप कुछ भी आप भेज दीजिए, ताकि मैं समझ जाऊँ कि यहाँ तक बंदे मेरी वीडियो देखे हैं। कल कैसी वीडियो चाहिए फिजिक्स के या केमिस्ट्री पर या मैथ के या बायोलॉजी का, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना है। और हाँ, एक बात और ही बता दें कि कल बायोलॉजी की वीडियो आएगी, वो भी 60 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आएगा, तो समझ गए होंगे, तो सब्सक्राइब वगैरह कर लेना है, क्योंकि कल बायोलॉजी की भी वीडियो आएगी 60 क्वेश्चन।
ठीक, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट विषय, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।